देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो इफेक्ट होता है, जैसे करंट का सबसे पहला इफेक्ट हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद करंट का दूसरा इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, जो कि पहले फिजिक्स में पढ़ना था, अब आप उसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो है वही है। और तीसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिजिक्स में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट बहता है, जब भी क्या होता है किसी कंडक्टर से करंट बहता है, तो वो अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई कर देता है। अपने आसपास के रीजन को क्या कर देता है? मॉडिफाई। और ऐसे मॉडिफाई करता है कि उस रीजन में अगर कोई मैग्नेटिक कॉम्पास रखा जाएगा, मैग्नेटिक कॉम्पास जो होता है, मैग्नेटिक कॉम्पास डिटेक्ट करता है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। देखे होंगे आप लोग, ऐसे गोल जैसा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ, तो उसको कहीं रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक कॉम्पास को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे रख दिया गया तो क्या देखा गया कि उसमें डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट का समझ लीजिए ना, ये गलती से खोज हो गया। एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड नाम के, ओस्टेड का ही ऑब्जर्वेशन था, वही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके आसपास एक सर्किट था, उस बगल में रखा हुआ था मान लीजिए मैग्नेटिक कॉम्पास। जैसे ही वो सर्किट का स्विच ऑन किए, देखे कॉम्पास में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, स्विच ऑफ किए, देखे डिफ्लेक्शन बंद हो गया। वहीं से खोज हो गया किस चीज का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। साइंटिस्ट का भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ओस्टेड, है ना। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खोजने वाला एक्सपेरिमेंट ओस्टेड का किया हुआ है, वहीं से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो क्या लिखेगा आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में? तो लिखेंगे कि द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, मॉडिफाइज द स्पेस, मॉडिफाइज द स्पेस, मॉडिफाइज द स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड इट, स्पेस और रीजन अराउंड इट। क्या बोल रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास के रीजन या स्पेस को मॉडिफाई कर लेता है। कैसे? इन सच अ वे, इन सच अ वे, ऐसे कर लेता है दैट, in such a way that a magnetic compass, that the needle of magnetic compass लिखेंगे। क्या लिखेंगे? the needle of magnetic compass, the needle of magnetic compass will show deflection, will show deflection। वो क्या शो करेगा? deflection when placed near it, when placed near it, when placed near it, है ना। क्या बोल रहे हैं कि यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिफिनीशन हो गया। समझ लीजिए क्या डिफिनीशन हो गया कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई करता है ऐसे कि जो मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल रहता है वो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। वो क्या शो करेगा? उसके नजदीक रख देंगे तो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को क्या कहा गया है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। जैसे मान लीजिए ना कि ये आपका एक सर्किट ले लिए, इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट बह रहा होगा, आई करंट निकला, इस सर्किट में करंट, मतलब पहले मान लीजिए कि स्विच ऑफ है, स्विच क्या है? ऑफ। और यहाँ मैग्नेटिक कॉम्पास ऐसे बना हुआ है, और मैग्नेटिक कॉम्पास का निडल अपना आप जानते ही हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है। देखे भी होंगे आप लोग बचपन में, इस तरीके का निडल होता है अपना। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन मोड में है मान लीजिए। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ये कब? स्विच इज ऑफ, स्विच क्या है आपका? ऑफ है ना। लिखना नहीं है पहले, ठीक है। स्विच ऑफ है, ये के की जो है ऑफ है। अब जब स्विच को ऑन करिएगा, यानी की को ऑन करिएगा, तो क्या घटना घटेगा? ऐसे कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा इसमें इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बहने लगा। तो क्या देखे कि जो मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन हो गया भाई। मतलब ये मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल थोड़ा सा क्या हो गया? इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से क्या हो गया? वो डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। यही एक्सपेरिमेंट ओस्टेड का किया हुआ था कि जब कोई करंट नहीं बह रहा है तो ये जीरो डिफ्लेक्शन मोड में, करंट बहना चालू हुआ, करंट बहना चालू हुआ, तो क्या देखे कि करंट बहना चालू हुआ तो कि मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल क्या शो कर रहा है आपका? डिफ्लेक्शन शो करने, घूम गया। पहले ऐसे था ना इस तरीके से, अब थोड़ा सा वो टिल्ट कर गया,
तो यही करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब करंट के बहने से ही ऐसा घटना घट रहा है, जब करंट नहीं था तो यह घटना नहीं घट रहा था। तो इसी को क्या कहा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टर है ना, इसमें आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई करंट। तो इसके आसपास का जो रीजन है ना, यही लिखे डिफिनीशन में, इसके आसपास का जो भी रीजन होगा, इस रीजन में अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखिएगा ना तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उस पार्टिकुलर रीजन का एक नाम दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और क्या कहा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई करता है और उसी रीजन को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया गया उसको, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। तो देखिए जैसे ये जो है आपका, मान लीजिए कि अपने आसपास के इस रीजन को मॉडिफाई कर लिया, यही मॉडिफाइड स्पेस है। समझने के लिए, फील करने के लिए लिख देते हैं कि आपका मॉडिफाइड स्पेस है। ये आपका क्या है, मॉडिफाइड स्पेस है। और यही मॉडिफाइड स्पेस जो होता है ना, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द मॉडिफाइड स्पेस around the current carrying conductor, around the current carrying conductor, the modified space around the current carrying conductor, around the current carrying conductor, modified space around the current carrying conductor, है ना, जिसमें कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हमारे पास एक चीज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर। उसी तरीके से मान लीजिए इसमें आई करंट बह रहा है, अब इसमें करंट को हम बढ़ा देंगे तो स्पेस जो मॉडिफाई हुआ और तगड़ा हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उसको बताने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसको बताने के लिए क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह सकते हैं। अब बोलचाल के भाषा में सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, is given by a vector quantity called, क्या कहेंगे उसको हम लोग, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, is given by a vector quantity called, देखिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहेंगे उसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं उसको, बोलचाल के भाषा में मैग्नेटिक फील्ड भी कह देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखते कैसे उसको, बी से। कैसे लिखते हैं उसको हम लोग, बी से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे लिखते हैं, बी से। तो इसी, अब इसका दूसरा नाम सिंपली हम उसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मॉडिफाई किया, कैसे खोज हुआ, है ना, कैसे खोज हुआ। इसके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि स्विच ऑन है या की क्लोज है, जो भी कर दीजिए। ठीक है, और जो स्पेस है मॉडिफाइड स्पेस, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसको बताने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी वेक्टर। क्या है आपका, बी वेक्टर। इस पे और भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे, जो हम आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी कर दीजिए मतलब सेम ही है। क्या देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड बी, वो सब हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं बोलचाल के भाषा में, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे उसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी कह सकते हैं। दोनों बात कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, बी वेक्टर से। कैसे लिख देते हैं, बी वेक्टर से। देखिए
अब इसका डिफिनीशन तो बता ही दिए हैं कि किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताने के काम ये आता है। अब इसके बाद क्या, इसका कुछ कुछ छोटा छोटा बात है ना। जैसे इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। और इसका डायमेंशन भी हम लोग समय आने के साथ निकाल लेंगे, अभी लिखवाएंगे तो लगेगा रटवा रहे हैं, फार्मूला जब पढ़ लेंगे तो अपने आप डायमेंशन निकल के आ जाएगा। ऐसे इसका एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। टी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग, टी से, कैपिटल टी से लिखेंगे जैसे होता है ना, उसी तरीके से इसका भी यूनिट क्या है आपका, टेस्ला है। और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बता दिए ना, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन आने से तो कठिनाई बढ़ता ही है कैलकुलेशन में, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करिएगा और क्या कैलकुलेट करिएगा, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स आप चाहे तो लिख दीजिए, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर इसका सोर्स है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है, करंट कैरिंग कंडक्टर से। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर से आ रहा है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर। या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए ये है, तो ऐसा नहीं समझना कि पूरा कंडक्टर रहेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस कंडक्टर का हर एक टुकड़ा, इस कंडक्टर को अगर 1 लाख छोटा छोटा भाग में बांट देना तो इसका हर एक टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका हर एक टुकड़ा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब और अगर छोटे तौर पे कहिएगा ना तो कहिएगा करंट एलिमेंट। क्या कहिएगा, करंट एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, करंट एलिमेंट यानी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट एलिमेंट। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया पूरा कंडक्टर। ऐसा ये नहीं है कि पूरा कंडक्टर ही मिलकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस कंडक्टर का हर एक टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेवार है। हर एक टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए कहते हैं करंट एलिमेंट, उसको कहते हैं। छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर पे छोटा सा एलिमेंट जो लेते हैं ना, वो करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट होता है I इंटू DL। आप कहिएगा I इंटू DL क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर में I करंट बह रहा है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम कंसीडर कर लिए, कितना करंट बह रहा है, I, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिए, तो ये जो है ना इसका लेंथ क्या है, DL। इससे कितना करंट बह रहा है, I। तो करंट जो बह रहा है I इंटू एलिमेंट का लंबाई, दोनों को गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, करंट एलिमेंट। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट को IDL वेक्टर लिखते हैं, ऐसे लिखिए IDL वेक्टर। ये उधर ही होगा जिधर DL होगा और DL उधर ही होगा जिधर करंट बहेगा, जिधर क्या बहेगा, करंट बहेगा। तो इसमें करंट एलिमेंट का दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। अगर इसमें करंट नीचे बहता, मान लीजिए ऐसे कंडक्टर में करंट नीचे बह रहा है, तो यहाँ छोटा सा टुकड़ा लीजिए और यहाँ पे DL, ये होगा, ये DL है ना। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि एलिमेंट का यानी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। ये डेरिवेशन में काम आएगा। या फिर आप कहिएगा ये जो लिख रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको और छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए, करंट एलिमेंट। अब और ज्यादा शुद्ध तरीके से कहना चाहते हैं ना तो कहेंगे मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस या फिर मूविंग चार्जेस या फिर चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन। देखिएगा ध्यान से, यानी एक्चुअल रीजन यही है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे चार्ज के स्टडी के बारे में कि चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसे नॉन यूनिफॉर्म भी करता है तो होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल यूनिफॉर्म मोशन पे ही चर्चा करते हैं। तो क्या बोले, अब आप कहिएगा ये छोटा सा एलिमेंट के अंदर क्यों आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब करंट किसी कंडक्टर में बहता है तो उसके हर एक छोटे छोटे एलिमेंट में चार्ज दौड़ते रहता है। इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड का असली सोर्स कौन है, मूविंग चार्ज। कौन है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज किसके अंदर पाया जाएगा, करंट एलिमेंट के अंदर। और करंट एलिमेंट को जोड़ जोड़ के ही तो क्या बना होगा, पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर बना होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि सोर्स क्या है तो असली सोर्स तो मूविंग चार्ज ही है। आखिर करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या फिर करंट एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू मूविंग चार्जेस। यानी अगर एक कंडक्टर में करंट बह रहा है तो उसके अंदर ढेर सारा चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। वही अपने आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यही इसका सोर्स है। देखिए ये देख लिए हम लोग, छोटा सा बात था, इसको हम निपटा दिए। अब क्या है,
इस चैप्टर को दो भाग में बांट दिया गया है। इस चैप्टर को क्या किया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसे लिख रहे हैं MEC। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। इस चैप्टर को दो भागों में बांट दिया गया है। इस चैप्टर का जो पहला भाग है ना, अब देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरीके से इस चैप्टर को भी दो भाग में बांट दिया गया है। पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब उस फील्ड में कंपास को रखे, उस फील्ड में क्या किए, कंपास को रखे तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक चार्ज होता है सोर्स चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कह सकते हैं। यहां पे भी वही बात होगा, एक कंडक्टर होगा, अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई कर दिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा कंडक्टर या दूसरा मूविंग चार्ज रख देंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा, उस पर भी क्या लगेगा, फोर्स। तो उस फोर्स को क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम देंगे उसको हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए, तो इस चैप्टर का दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहला पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दो भाग में बांटा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए बेसिकली दो लॉ है। एक है बायोट, बहुत पूछा जाता है, बोर्ड्स में तो बहुत पूछा जाता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ, कहेगा स्टेट बायो सेवर्ट्स लॉ, है ना। दूसरा है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये दोनों लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के काम आता है। और मैग्नेटिक फोर्स पता करने के लिए जो लॉ है वो क्या है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, यानी पढ़िएगा एक कॉन्सेप्ट लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे। बेसिक बात कर चुके हैं, अब हम लोग सीधे लॉ पे आएंगे, और लॉ क्या बताएगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये लॉ पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स होगा, फोर्स से बनेगा टॉर्क, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ बताता है कि मान लीजिए कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई रैंडम शेप का, ऐसा नहीं कि सीधा लेंगे या गोल लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें अगर आई करंट बह रहा है, इसमें अगर आई करंट बह रहा है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट अगर आप ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इससे आपको एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, कितना एंगल बना रहा है ये एलिमेंट का लंबाई क्या है, डीएल। एलिमेंट का लंबाई क्या है, डीएल। इसमें करंट कितना बह रहा है, आई बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितना होगा, यही ना हम लोग निकालने सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये बायोट सावर्ट लॉ बताएगा। तो बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसको नाम दे देते हैं करंट एलिमेंट। क्या दे देते हैं नाम, करंट एलिमेंट, समझे। और कहेंगे कि इस पूरे कंडक्टर के कारण नहीं, पहले छोटे से एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, और उसके बाद पूरा निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण निकाल के पूरे के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ क्या बताएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये उसी के कारण बताएगा। स्मॉल करंट एलिमेंट कहिए, स्मॉल करंट एलिमेंट विल बी, है ना, उसको मान लीजिए डीबी, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, डीबी, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। इस छोटे से एलिमेंट के कारण क्या मान लीजिए आप, डीबी। और क्या कहिएगा कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। आईडीएल मतलब जानते हैं क्या होता है, करंट एलिमेंट। आईडीएल का मतलब क्या होता है, करंट एलिमेंट, अभी बताएं। यानी जो करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, करंट एलिमेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्या लिखेगा कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आईडीएल के। आईडीएल का मतलब क्या हो गया, करंट एलिमेंट। बताएं, अभी लिखे हैं बगल में, करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया क्या, आईडीएल। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। ये जो थीटा है, जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट आपको अगर ऐसे है, ये पी पॉइंट यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ना। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है किसके साथ,
करंट एलिमेंट वेक्टर और यहाँ से यहाँ का दूरी r है, जहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंडक्टर से उसका दूरी क्या है r। कितना दूरी है r, यानी यहाँ से इस पॉइंट का दूरी r है। हमको इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कहेंगे इस कंडक्टर को छोटा छोटा एलिमेंट में बांट देंगे। एक एलिमेंट जो होगा वो करंट एलिमेंट कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे आइडियल। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आइडियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो एंगल बन रहा है तो उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखिएगा कि डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा आर स्क्वायर के। डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, समझे बात को। तो आइडियल साइन थीटा के आइडियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब को कंबाइन करके क्या लिखेंगे हम, इस सब को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं ना डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, और यहीं से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना। तो पहले इसको लिखिए फिर इसको कंबाइन करके हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, देखिए अब जो हम लिखे थे उस सबको कंबाइन करिएगा ना आप। जब वो सबको कंबाइन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको कि dB मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, आइडियल और साइन थीटा, है ना, और बटा दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना भाई तो आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये कांस्टेंट है यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई, और वैसे ही लिखिएगा आइडियल साइन थीटा और बटा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यानी म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जब देखिएगा आप यहाँ से, है ना, तो यही बायोट सावर्ट लॉ का इक्वेशन आ गया। यही क्या आ गया आपका बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। अब आप कहिएगा स्केलर फॉर्म क्या है भाई, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो होगा ही ना वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर फॉर्म में तो लिख दिए हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ आपको समझना होगा, एक एक टर्म जो यहाँ पे लिखा गया है ना उसके बारे में आपको समझना होगा। जैसे देखिए सबसे पहले तो आप म्यू नॉट कहिए, डीबी तो आप जानते ही हैं क्या है, म्यू नॉट कहिए। म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमिएबिलिटी, उसका एप्सिलॉन नॉट का नाम था क्या, परमिटिविटी, इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आप कहिएगा इसका यूनिट क्या होगा भाई, क्या कहिएगा कि म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, तो म्यू नॉट का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। म्यू नॉट का यूनिट होगा, देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट का यूनिट हो जाएगा, यहाँ से आप लिख दीजिए, देखिए निकाल देते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा, डीबी और इंटू 4 पाई और इंटू आर स्क्वायर, है ना, डीबी इंटू 4 पाई और इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर, लिख दिए ना हम लोग। और नीचे क्या बचेगा आपका आइडियल साइन थीटा, यहाँ से यूनिट निकल जाएगा। डीबी है मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, 4 पाई का कोई यूनिट होगा नहीं, और ये आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया मीटर स्क्वायर, है ना, आई मतलब क्या हो गया एम्पियर, और डीएल का मतलब क्या हो गया मीटर। कट गया कट गया तो क्या बचेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, साइन थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं, है ना। यहाँ पे तो क्या लिखेगा इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का, और यूनिट क्या लिख देंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछ देता है, देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है, टेस्ला मीटर क्या हो गया पर एम्पियर, निकाल लिया हम यूनिट। अब इसके बाद देखिएगा, इसीलिए म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू पता है क्या लिखा जाता है, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे 4 पाई कट जाएगा तो सीधे सीधे बचेगा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, समझ रहे हैं ना। ये किसका हो गया, ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, ये हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई के जगह इकट्ठे आप क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷, ठीक है, समझे बात को। अब आगे देखिए, आगे क्या है भाई, आई क्या है, आई क्या है करेंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, करेंट फ्लोइंग इन कंडक्टर।
करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, है ना, करंट जो कंडक्टर में बह रहा है। डीएल क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट, करंट एलिमेंट। डीएल क्या है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का लंबाई है डीएल, है ना। और थीटा क्या, यहीं से थोड़ा कंफ्यूजन एराइज होता है। व्हाट इज थीटा, तो हम लोग कहेंगे थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल एंड आर। ऐसे हम लोग को लगता है कि आई और डीएल के बीच का एंगल है थीटा, नहीं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, तो हम जब ऐसे बनाए थे फोटो और तो यहाँ डीएल लिए थे, तो इसको हम लोग थीटा कह रहे थे। मतलब ये डीएल और आर के बीच का एंगल है थीटा, डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। कहिएगा डीएल वेक्टर है तो अभी ना बोले कि डीएल वेक्टर इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर करंट बहेगा, जिधर क्या बहेगा, करंट बहेगा, ठीक है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का दूरी है, ये वायर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बीच का दूरी है, ये तो अलग सी बात है। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कहिए कैसे, तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें कहेगा राइट, पूछता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या कहेगा, राइट, क्या कहेगा आपसे कि राइट बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये सब आपसे बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए तरीका हम बता देते हैं अभी कुछ ही क्षणों में। देखिए तो क्या बोले कि बात जब वेक्टर फॉर्म में लिखने का आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना। और लिख दिए हम लोग यहाँ पे, यहां से लिखेंगे आई और इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा डीएल क्रॉस आर, और बटा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, आर वेक्टर के सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, आर वेक्टर के मॉड का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में लिखे, ये किस में लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में। क्या, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर और डिवाइडेड बटा आर वेक्टर के मॉड का क्यूब, है ना, यानी इससे दूरी का क्यूब हो गया। अब कहिएगा इसमें क्या संबंध है, जरा दिखाइए कैसे दोनों में अंतर लिख दिए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है। अब आई के जगह पे तो हम आई लिख दिए, है ना। डीएल क्रॉस आर पढ़े होंगे बचपन में कभी, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ने के लिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए बी साइन थीटा और एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर होगा जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, तो क्या लिखेगा, डीएल साइन थीटा, अच्छा डीएल आर और इंटू क्या, साइन थीटा, ठीक है। और एन कैप लिख देते हैं, एन कैप लिखना पड़ेगा ना, एन कैप डायरेक्शन है तो एन कैप और आर का क्यूब, आर का क्यूब, और यहीं से एक ठो आर को ये मार देगा, इधर स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा, स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, क्या आईडीएल साइन थीटा और बटा आर स्क्वायर और एन कैप। आ गया ना, देखिए इसके तरह आ गया ना। इसमें खाली मैग्नीट्यूड ही लिखे थे, स्केलर फॉर्म में था, तो इसमें खाली क्या लिखा हुआ था, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, खाली मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, खाली मैग्नीट्यूड तो है ही। एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, एन कैप क्या है। अब देखिएगा यहाँ से डायरेक्शन पता करने वाला खेल है, एकदम सावधानी से देखिएगा। ये पूरा किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर। और ये किसको बता रहा है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। ये एन कैप हो गया और ये तो डीबी वेक्टर है ही। तो एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, तो एन कैप उधर ही होगा जिधर क्या होगा, डीएल क्रॉस आर होगा, डीएल क्रॉस आर। अब देखिए बचपन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने के लिए बताए थे, याद करिए रूल को। राइट हैंड के पाम को पहला वेक्टर की तरफ रखेंगे, राइट हैंड के पाम को क्या करेंगे, पहला वेक्टर की तरफ रखेंगे, ऐसे कि हम उसको दूसरे की तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। और उस समय हमारा जो इरेक्टेड थंब होगा उसी का डायरेक्शन हमको क्या बता देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि
मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा जिधर डीएल क्रॉस आर होगा। जिधर क्या होगा, डीएल क्रॉस आर। अगर आप डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकाल लिए तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिए। तो इसका यूज करिएगा, यूज्ड फॉर फाइंडिंग क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर वाला रूल है। अब इसी को बचपन में बहुत सारा रूल से हम लोग जानते हैं, अलग अलग नाम दिया गया, फ्लेमिंग दिस दैट सब बता देंगे अभी हम। और नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम से रूल को याद रखेंगे, लेकिन असली तरीका यही है। क्या देखिए, डीबी सब कुछ तो स्केलर है, खाली यही जो है क्या है आपका वेक्टर है। तो जिधर इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा उधर डीबी का डायरेक्शन होगा, उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, डीबी का डायरेक्शन होगा। तो अगर आप डीएल क्रॉस आर को निकाल लिए, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल लिए। जिधर डीएल क्रॉस, पैरेलल लिखने का मतलब है कि जिधर डीएल क्रॉस आर होगा उसी डायरेक्शन के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, बार बार बोल रहे हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, लेकिन फंसिएगा आप डायरेक्शन निकालने में। और डेरिवेशन जब करेंगे हम लोग, अलग अलग डेरिवेशन करेंगे इस लॉ का जो एप्लीकेशन है, तो वहां पे भी मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, तभी तो हम वेक्टर को जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक डायरेक्शन में होगा, कितना एंगल पे होगा। तो जब तक डायरेक्शन निकालने नहीं सीखिएगा तब तक कोई डेरिवेशन नहीं बनेगा आपसे, है ना। तो ध्यान रखना है कि कभी भी फंसे तो एक रूल है, नाम से रूल है, अभी हम बताएंगे कि डायरेक्शन फाइंड करने का क्या क्या रूल है, उसका नाम भी है, लेकिन जो बेसिक फंडा है सबके पीछे छिपा हुआ वो है डीएल क्रॉस आर। अगर आप डीएल क्रॉस आर निकाल लिए तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किए, निकाल लिए। कैसे निकालते हैं डीएल क्रॉस आर, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने 11th में बताया जाता है आपको, क्या कि राइट हैंड के पाम को पहला वेक्टर यानी डीएल के तरफ रखेंगे और ऐसे कि हम उसको आर के तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। उस समय मेरा थंब अगर आपके तरफ है तो बोर्ड के बाहर, अगर ऐसे रख के मोड़ेंगे तो बोर्ड के अंदर, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। बस राइट हैंड के पाम को डीएल पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि हम उसको आर की तरफ क्या कर सके, मोड़ सके, है ना। आर मतलब से मान लीजिए अभी हम जो किए थे ऐसे, देखिए अब बोलिए, आर तो यहाँ था, आर था ना यहाँ भाई, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पर। अब बोलिए कि कैसे होगा, तो आर वेक्टर तो इधर है आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर इधर है और डीएल वेक्टर किधर है, ऊपर है, जिधर करंट बह रहा है। तो राइट हैंड के पाम को कहाँ रखें हम, डीएल के तरफ। कहाँ रखेंगे, डीएल। तो डीएल ऐसे है ना, ऐसे डीएल, और उसको हम किधर की तरफ मोड़ेंगे, आर के तरफ मोड़ेंगे। किधर की तरफ मोड़ेंगे, आर के तरफ। तो उस समय जो मेरे डीएल ऐसे, अगर हम ऐसे रखेंगे तो आर तो इधर है नहीं कि हम उसको मोड़ देंगे, तो डीएल ऐसे है और आर कैसे है, डीएल और आर के तरफ क्या किए, मोड़। देख रहे हैं ना बात को। राइट हैंड के पाम को डीएल के तरफ रखे और दूसरा वेक्टर मतलब आर के तरफ क्या किए, मोड़े। तो ये हमारा थंब अंदर है कि बाहर, अंदर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट होगा कि क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर और डॉट मतलब प्लेन के बाहर। समझे बात को। तो इसी तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, समझे। तो अभी तो डायरेक्शन निकालने में बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो हम खाली इस इक्वेशन से दिखाए हैं कि अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन यही डीएल क्रॉस आर बताएगा, क्योंकि यही डीएल क्रॉस आर को तोड़े हैं तो यूनिट वेक्टर मिला है जो किसके डायरेक्शन में है, डीबी के डायरेक्शन में। यानी डीबी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर क्या होगा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला से निकल जाता है, डायरेक्शन में उलझने की जरूरत नहीं है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है क्या करेंगे हम लोग, जो डीएल क्रॉस आर से बोले कि डीबी का डायरेक्शन निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, जो देखिए सिंपल सा है, डीएल क्रॉस आर ही आपको ध्यान रखना है। इसको स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, यही सब वेक्टर में कहा गया है। जैसे मान लीजिए ना कि अब मान लीजिए कि ये डीएल करंट इधर बह रहा है, करंट इधर है मतलब डीएल इधर है, ये समझ लेना है, और आर वेक्टर इधर है, डॉट। अब डॉट का मतलब समझते हैं क्या होता है, बाहर। तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो भाई जिधर करंट बह रहा है उधर डीएल होता है, याद रखना है। तो ऐसे अगर हम अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे रखते हैं इस तरीके से और अंदर डालेंगे तो नहीं, क्योंकि ये डॉट है, बाहर आना चाहिए। तो राइट हैंड के पाम को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और डीएल के तरफ, यानी आई जिधर उधर ही डीएल होगा तो डीएल के तरफ, और उसको बाहर के तरफ मोड़ेंगे, यानी आर डॉट है तो यानी बाहर के तरफ। फर्स्ट वेक्टर पे ऐसे रखेंगे कि दूसरे की तरफ मोड़ सकें। इस समय हमारे थंब जिधर होगा तो हमारा थंब उस समय इधर है, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, इधर ही होगा। और डीएल क्रॉस आर इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा,
इधर ही होगा, है ना। अब देखिए देखिए करंट इधर बह रहा है और आर वेक्टर मान लीजिए ऐसे, तो राइट हैंड के पाम को कहाँ रख दिए, राइट हैंड के पाम को कहाँ रखे, डीएल की तरफ रखे ना। ये डीएल जिधर करंट बह रहा है उधर डीएल, और उसको ये आर है, क्रॉस है, आर क्रॉस मतलब समझते हैं क्या होता है, आर अंदर की ओर है, आर क्या है अंदर की ओर, तो डीएल और ऐसे रख के अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो इसमें मेरा थंब किधर है, इधर, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा भाई, इधर होगा, डीएल क्रॉस आर इधर होगा, और जिधर डीएल क्रॉस आर है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो पता ही चल जाएगा आपको। ये देखिए अब मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, आई इधर बह रहा है और डॉट ऐसे, क्या करिएगा बोलिए, राइट हैंड के पाम को डीएल की तरफ रखेंगे और किधर मोड़ेंगे, आर की तरफ। आर किधर है, ये आर है, डॉट मतलब आर किधर है भाई, बाहर, तो डीएल की तरफ रखेंगे और किधर मोड़ेंगे, डॉट मतलब बाहर, थंब किधर दिखाई दे रहा है, इधर, तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। क्या होगा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन इधर होगा। समझ रहे हैं बात को। अब बहुत सारा क्वेश्चन, अब ये सब तो आसान होगा कि इधर करंट बह रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इस पी पॉइंट पर क्या होगा और क्यू पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो राइट हैंड के पाम को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे बोलिए, डीएल की तरफ ऐसे। अब आर इधर ना है भाई, मतलब अगर इधर हमको पता करना हो यहाँ पे, तो डीएल को ऐसे रखेंगे और ऐसे मोड़ेंगे आर की तरफ, देख रहे हैं ना, आर की तरफ, आर इधर है, यही आर है, यहाँ पे ये आर है ना, तो डीएल और आर। थंब मेरा अंदर है कि बाहर है, बोर्ड के बाहर है, तो बोर्ड के बाहर है तो इस पॉइंट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट। यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे आर वेक्टर अगर इधर हो जाएगा तो हम अपने राइट हैंड के पाम को अगर ऐसे रखेंगे तब तो इधर नहीं ना मोड़ पाएंगे, राइट हैंड के पाम को इस तरीके से रखेंगे ऐसे, तब नहीं इधर मोड़ पाएंगे आर के तरफ। तो उस समय हमारा थंब कहाँ है, इरेक्टेड थंब अंदर, तो क्या लिखिएगा अंदर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस हो। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर में, अब सोचिए अब इस कंडक्टर में आई करंट बह रहा है नीचे की ओर, किधर बह रहा है आई करंट, नीचे की ओर, है ना। अब हमको इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आर वेक्टर इधर है, राइट हैंड के पाम को किधर रखेंगे, डीएल की तरफ। तो राइट हैंड के पाम को डीएल की तरफ हम कैसे रख सकते हैं बताइए, राइट हैंड के पाम को डीएल की तरफ रखेंगे अभी तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ऐसे रखेंगे ना, ऐसे कैसे रखेंगे बोलिए, ऐसे रखेंगे जब करंट ऊपर बहेगा, ऐसे रखेंगे जब करंट क्या होगा, नीचे बहेगा, ऐसे डीएल की तरफ रख दिए। और अगर इधर निकालना है तो ठीक है, इधर मोड़ रहे हैं, थंब हमारा अंदर है कि बाहर, अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो राइट हैंड के पाम को ऐसे रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घुमा के रखेंगे और किधर मोड़ेंगे, आर की तरफ, तो किधर है ये, बाहर। अब देखिए इतना हाथ मुड़ाने में दिक्कत होता है, इसका भी एक उपाय है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हम पढ़े हैं। यहाँ पे डीएल क्रॉस आर जानते हैं क्या होगा, देखिए डीएल किधर की तरफ है, नीचे, नीचे मतलब क्या होता है माइनस जे कैप, और आर किधर की तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ। ये सब आप वेक्टर में पढ़ते हैं, वेक्टर में आप डीएल किधर की तरफ है, जिधर करंट बहेगा, डीएल नहीं लिख रहे हैं, करंट लिख रहे हैं, क्योंकि जिधर करंट बहेगा उधर ही डीएल होगा, तो इधर डीएल हो गया, मतलब करंट डीएल का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस जे कैप और क्रॉस आर, तो आर किधर है, माइनस एक्स एक्सिस में, मतलब माइनस आई कैप, तो जे क्रॉस माइनस आई क्या होगा, माइनस के, क्या होगा, माइनस के, हो गया। अब डीएल क्रॉस आर, यहां पे देखिए डीएल, तो डीएल किधर है, नीचे की तरफ, इसमें निकालने के लिए तो क्या होगा, माइनस जे और क्रॉस आई कैप, माइनस जे क्रॉस आई कैप, तो माइनस जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो क्या हो जाएगा, प्लस के, तो प्लस के मतलब डॉट होगा। और हाथ नहीं घुमाना जानते तो ऐसे तो जानते ही है, यूनिट वेक्टर इधर है क्या होता है, माइनस जे, और इधर क्या होता है आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, के, तो देखिए के कैप है ना, के कैप मतलब आउटवर्ड, के कैप क्या मतलब आउटवर्ड। याद रखिएगा ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, पढ़े होंगे ये सब आप बचपन में। उसी तरीके से इसका उल्टा करेंगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के, उसके बाद आप जे क्रॉस के क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई, और के क्रॉस जे क्या होगा आपका, माइनस आई। उसी तरीके से आप क्या कहिएगा, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई होगा जे, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, आई क्रॉस के क्या होगा, याद दिला दे रहे हैं, वेक्टर में आप बचपन में पढ़े हैं, अभी आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो रूल ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का क्या, कि क्या लिखेंगे हम लोग, कि राइट हैंड के पाम को, राइट हैंड के पाम को, पाम को, पाम मतलब समझते हैं ना, हथेली,
कहाँ रखेंगे? फर्स्ट वेक्टर के तरफ, फर्स्ट वेक्टर के तरफ, फर्स्ट वेक्टर के तरफ। कहाँ? फर्स्ट वेक्टर के तरफ। फर्स्ट वेक्टर मतलब क्या हो गया भाई? डीएल। अरे बोलिए ना, क्या हो गया फर्स्ट वेक्टर? डीएल। राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर की तरफ मतलब डीएल के तरफ, डीएल के तरफ ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि उसको क्या कर सके हम? ऐसे रखेंगे कि दूसरे वेक्टर के तरफ क्या कर सके? दूसरे वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। दूसरा वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। क्या बोले कि राइट हैंड के पाम को पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे यानी डीएल की तरफ। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि दूसरे वेक्टर यानी आर वेक्टर की तरफ क्या कर सके? आर वेक्टर की तरफ मोड़ सके। की तरफ क्या कर सके? मोड़ सके। रखने का दो तरीका होगा, एक बार ऐसे रखिए कि आर की तरफ नहीं मुड़ेगा, एक बार ऐसे रखिए कि आर की तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, मोड़ सके। देन उस समय कौन डायरेक्शन बता देगा? ऐसा करते समय जो हमारा इरेक्टेड थंब होगा, ऐसा करते समय इरेक्टेड थंब, इरेक्टेड थंब मतलब हमारा जो सीधा थंब होगा वही डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी किसका? डीएल क्रॉस आर का क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा। क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा। वेक्टर में इसी को स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, सॉरी राइट हैंड थंब रूल नहीं, पाम रूल कहते हैं। डायरेक्शन बताएगा। क्या लिख दिए कि राइट हैंड के पाम को पहला वेक्टर की तरफ रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि उसको दूसरे की तरफ क्या कर सके? मोड़ सके। उस समय हमारा इरेक्टेड थंब क्या होगा? डीबी यानी डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन बता देगा, और जिधर डीएल क्रॉस आर होता है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, बाकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो होगा, आज आपको बायोट-सावर्ट लॉ का बेसिक बात बता दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको निकालने के लिए जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसका फॉर्मूला बता दिया गया है ना। उससे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब अब आज हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के मदद से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने सीख गए। अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज़ का? बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन का, कि अगर हम छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले रहे हैं तो पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में।